हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। ये हम बात कर रहे हैं 7वां वीडियो इस सीरीज में, जिसमें हम ईएसआई क्वेश्चंस बात कर रहे हैं नाबार्ड ग्रेड ए एंड ग्रेड बी एग्जाम के लिए। पहले 6 वीडियोस आपने देख लिए होंगे। दोज हु वांट टू वॉच इन इंग्लिश दे कैन गो एट द मिडिल ऑफ द वीडियो। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंट इंडेक्स पब्लिश किया जाता है JLL द्वारा, और उन्होंने एक यूनिक बेंचमार्क सेट किया है रियल एस्टेट के प्राइसेस की ट्रांसपेरेंसी के बारे में। इसमें इंडिया की रैंक क्या है, और इस इंडेक्स का नाम, ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, GRETI का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंट इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक है 34। JLL जो है एक यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड कंपनी है जो प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का काम करती है। इंडिया में भी इनकी सर्विसेज हैं, कई सारी सोसाइटीज को भी ये मैनेज करते हैं, और कॉमर्शियल रियल एस्टेट जहाँ ऑफिस बिल्डिंग है वहाँ भी JLL प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करता है। पहली बार इन्होंने जो ग्रेटी की रिपोर्ट थी वो 1999 में, ये जो इंडेक्स है पहली बार 1999 में प्रोड्यूस किया था, और इंडिया का स्कोर आया है 2.69, और इंडिया आता है आपका सेमी ट्रांसपेरेंट जोन में। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 के मुताबिक कौन सा टाइगर रिजर्व में मैक्सिमम इंप्रूवमेंट हुआ है टाइगर की पॉपुलेशन में 2014 से। और यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ। पहली बार आई एग्जाम भी ऐसा ऑफर लेके आया है जिसमें आपको 75% बस पे करना है, और बाकी बचा हुआ 25% आप अपना फेज 1 एग्जाम क्लियर होने के बाद पे कर सकते हैं। ये ऑफर सारे कोर्सेज पे एप्लीकेबल है। कूपन कोड है PAY75। अगर आप एग्जाम निकालने के लिए मन बना चुके हैं, अपॉर्चुनिटी को मिस ना होने दें। इसका आंसर आएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में है, और इंडिया ने 12 देशों के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि टाइगर की पॉपुलेशन को 2022 तक डबल करना है। 2010 में एग्रीमेंट किया था। अब जो ये रिपोर्ट रिलीज की है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा रिलीज की गई है। ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। और इंडिया ने अपना टारगेट 2022 से पहले ही पूरा कर लिया। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जो है वो दिखाता है कि दुनिया में कौन सी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे कॉम्पिटिटिव जगह हैं, कौन से देश हैं जहां पर आप कॉम्पिटिटिव तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, यानी कि कम खर्चा लगाए हुए बढ़िया उत्पादन कर सकते हो। इंडिया की रैंक कौन सी आती है, कौन सा देश के रूप में आती है मैन्युफैक्चरिंग के रूप में, और करेक्ट आंसर है थर्ड। चाइना नंबर 1 पोजीशन पर है और यूनाइटेड स्टेट नंबर 2 पोजीशन पर है। उसके बाद इंडिया 3rd पोजीशन पर आता है। इनको कंट्रीज को एसेस किया गया है 4 पैरामीटर्स पे: बाउंस बैक एबिलिटी, ऑपरेटिंग कंडीशंस, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड रिस्क क्या है। और 48 कंट्रीज को इन्होंने रैंक किया है यूरोप, अमेरिका और एशिया पैसिफिक रीजन्स में। अगला प्रश्न है, मैरीन फिश प्रोडक्शन के बारे में इंडिया की पोजीशन 3rd है। पहला किसकी है? चाइना, दूसरी है इंडोनेशिया। प्रश्न यहाँ पे है कि इंडिया का जो फिश प्रोडक्शन है 2018 से 2019 के बीच कितना % बढ़ गया। इसका उत्तर है 2.1% बढ़ गया। एनुअल मरीन फिश लैंडिंग इन इंडिया 2019 रिपोर्ट जो है सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा रिलीज की गई है। इसमें लिखा है कि 3.56 मिलियन टन फिश प्रोडक्शन हुआ है 2019 में इंडिया में, कंपेयर टू 3.49 मिलियन टन इन 2018। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नाबार्ड के हिसाब से। और अगला प्रश्न है, टुवर्ड्स द क्लीन एनर्जी इकोनॉमी पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया एनर्जी एंड मोबिलिटी सेक्टर। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो एक चीज तो आपने नोटिस कर ली होगी कि कोविड की वजह से एनवायरनमेंट काफी क्लीन हो गया है, उस साइड में अपॉर्चुनिटी है। तो ये रिलीज की है रिपोर्ट नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट द्वारा। रिपोर्ट आइडेंटिफाई करती है कि कोविड-19 जो है एक शुरुआत है क्लीन एनर्जी के लिए, और स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट और पावर सेक्टर्स में। और ये रिपोर्ट बोलती है कि इंडिया 1.7 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन रोक सकता है, और 2030 तक करीब 600 मिलियन टन फ्यूल डिमांड को कम कर सकता है। मेरे पानी मेरी विरासत, ये जो स्कीम लॉन्च की गई है वो फार्मर्स को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि अलग अलग फसलें उगाने के लिए, जिससे कि पानी की बचत हो सके, और अलग अलग क्रॉप अदर देन पैडी, धान के अलावा और फसलें उगाने के लिए भी एनकरेज करने के लिए, जिससे कि पानी की बचत हो सके। किस स्टेट में ये स्कीम लागू की गई है? और इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। इस स्कीम के लिए मध्य प्रदेश सरकार को 500 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिलेंगे, और इसके अलावा केंद्र सरकार देगी आपको 1000 करोड़ जो तालाब हैं उनके पानी के ट्रीटमेंट के लिए, उनको बेटर बनाने के लिए।
निम्न में से कौन से इंडिया के कैपिटल बजट में इंक्लूड किए गए हैं? प्रश्न मुश्किल इसलिए हो जाता है कि आपके पास अब चॉइसेस ये हैं कि ये जो 4 स्टेटमेंट हैं इनमें से कौन सही है। जो खर्चा देश का हुआ है राफेल एयरक्राफ्ट के एक्विजिशन में वो इसमें इंक्लूडेड है, या जो फॉरेन गवर्नमेंट को लोन दिया है वो इसमें इंक्लूडेड है। कैपिटल बजट की बात हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट्स को या यूनियन टेरिटरीज को जो हर साल ग्रांट दी जाती हैं वो इसमें इंक्लूडेड है, या जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है वर्ल्ड बैंक से वो इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं। तो ऑप्शन देख के भी शायद आप समझ पाएंगे कि जो कैपिटल बजट की बात होती है उसमें या तो एसेट्स खड़े होते हैं गवर्नमेंट के पास या लायबिलिटी, लेकिन जो हम ग्रांट दे रहे हैं, ग्रांट तो एक प्योर एक्सपेंस है। स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंस में हो गया। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती हैं? वो रिसिप्ट जो न तो कोई एसेट क्रिएट करती हैं, न कोई एसेट को कम करती हैं और न ही कोई लायबिलिटी खड़ी करती हैं, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं और ये आपका एक्सपेंस है। लेकिन कैपिटल बजट में क्या होगा? जैसे कि वो ट्रांजैक्शन जिनसे आपका एसेट्स और लायबिलिटी में असर पड़ता है। जैसे कि अगर वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है सरकार ने तो वो सरकार की लायबिलिटी बढ़ा देती है, और राफेल को खरीदने में जो खर्चा हुआ है उससे हमारा एसेट बढ़ गया क्योंकि राफेल एक एसेट हो गया। इसी तरीके से लोन अगर फॉरेन गवर्नमेंट्स को दिए गए हैं तो वो सरकार के लिए एसेट्स हो गए क्योंकि फॉरेन गवर्नमेंट्स को पैसा सरकार को वापस मिलेगा। लेकिन जो ग्रांट दे दी वो तो प्योर एक्सपेंस है। अगला प्रश्न आते हैं एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बहुत डिस्कशन में आजकल। इसका जो एम्फेसिस रहा है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, यानी कि आपको लिटरेसी होना चाहिए, पढ़ना लिखना आना चाहिए और नंबर समझ में आने चाहिए। तो इसके रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है? ये 3 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। प्रत्येक स्टूडेंट को फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी ग्रेड 5 तक अटेन कर लेनी चाहिए, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, एजुकेशन मिनिस्ट्री, अभी एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री एक नेशनल मिशन बना रही है ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तीसरा स्टेटमेंट, भारत सरकार एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाएगी यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए, जिसके माध्यम से सारे प्राइमरी स्कूल में जो भी सीखने वाले बच्चे हैं ग्रेड 3 तक उन सबको कवर किया जाएगा 2030 तक। और इसका सही आंसर है डी, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में ये ग्रेड 3 होना है, ग्रेड 5 नहीं। और यूनियन गवर्नमेंट नहीं ऐसा करने वाली है, बल्कि ये काम है दिया हुआ स्टेट गवर्नमेंट को। एजुकेशन एक कंकरेंट सब्जेक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, लेकिन ये यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है और 2025 तक का ये प्लान है। आंसर डी करेक्ट हो गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर बन रहा है, तो कब से इंडिया का टर्म शुरू होता है? न्यूज तो शायद आपने मिस नहीं करी होगी कि आप इतनी डिटेल तक गए हैं। इसका सही आंसर है 1 जनवरी 2021 से इंडिया का टर्म शुरू होता है और 2 साल के लिए इंडिया का ये टर्म रहेगा। तो दिसंबर 31 2022 तक इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। अगला प्रश्न है, किसी देश को हम बोलेंगे कि वहां वृद्धि हो रही है, वहां ग्रोथ हो रही है, किस केस में? आपके पास ये 5 ऑप्शन है, तो कौन सा आप सिलेक्ट करेंगे इसमें से? कब आप बोलेंगे कि यहाँ पे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, आर्थिक वृद्धि हो रही है? जब देश का जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कांस्टेंट प्राइस पे बढ़ रहा है, या उसका जीएनपी करंट प्राइस पे बढ़ रहा है, या जीएनपी बढ़ रहा है बढ़ते हुए प्राइसेस पे, ये जीएनपी कांस्टेंट है कांस्टेंट प्राइसेस पे। तो आई थिंक ये तो आप समझ सकते हैं, अगर जीएनपी कांस्टेंट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नहीं बढ़ रहा है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। और जब इंक्रीजिंग प्राइसेस पे जीएनपी बढ़ रहा है, आप समझ रहे हैं, प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो वैसे ही जो वैल्यू होती है गुड्स और सर्विसेज की अपने आप बढ़ जाती है। तो आप कह नहीं सकते कि वास्तव में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन उस देश में बढ़ रहा है। और करंट प्राइसेस की जब बात करते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन एडेड होता है, तो कांस्टेंट प्राइसेस पे लिया जाता है। अगर आपको जीडीपी की ग्रोथ रेट या जीएनपी की ग्रोथ रेट देखनी है, एक बेस ईयर मान लिया जाता है, जैसे इंडिया में भी 11-12 का बेस ईयर है, उस बेस ईयर के हिसाब से देखा जाता है कि देश में वाकई आर्थिक वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चाहिए, उसके अलावा आप IXAM की फैकल्टी के माध्यम से लर्न करना चाहते हैं, जिसमें आपको 10,000 से ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन और 700 से ज्यादा वीडियो मिलेंगे, और आपको मिलेंगे नोट्स फेज 1 और फेज 2 के लिए, कंप्लीट गाइडेंस, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, मॉक इंटरव्यू, लाइव क्लासेस। तो आप डेमो कोर्स पे देख सकते हैं
एग्जैक्टली आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा, आपको कोई प्रश्न है तो आप 9205540228 पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज बेल आइकन अभी प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नाउ आई एम कमिंग टू द इंग्लिश वर्जन ऑफ द सेम वीडियो, सेम क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंट इंडेक्स published biannually by JLL, Jones Lang LaSalle, has set a unique benchmark in terms of the transparency in the real estate market across the globe. What is the rank of India as per GRETI 2020? So this index measures the transparency in the real estate prices and India is ranked at 34. JLL is a US based company. India's score is 2.69. India is in semi-transparent zone. I think you can guess it. Real estate prices are not really very transparent. The index was first time published in 99, considers 210 indicators. Next question, according to the All India Tiger Estimation Report 2018, which of the following tiger reserve recorded the maximum improvement in the tiger population since 2014? You have to tell the name of the reserve. Choose your option. I am telling you an interesting offer by Exam B. First time you are getting this opportunity that you pay only 25% now and remaining amount you can pay after you clear the phase 1 exam. This offer is available for all the courses at Exam B. Use the coupon code PAY75. The correct answer to this question is Satyamangalam Tiger Reserve, Tamil Nadu. And this report is released by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. These kind of questions are asked in the exam. In 2010, India and 12 other countries signed an agreement to double tiger population by 2022, and India has achieved its target ahead of this. Next question, Global Manufacturing Risk Index list most suitable locations for global manufacturing in terms of the cost competitiveness and operating conditions. What is the rank of India based on the report? Manufacturing is very important activity, and you will be happy to know actually India is at 3rd position. We can guess that global manufacturer today is China, and it is followed by United States. This index is based on 4 parameters: bounce back ability to bounce back, and operating conditions, cost competitiveness, and risk. It compares 48 countries across Europe, America, and Asia Pacific. India is ranked 3rd in this. India is also ranked 3rd in marine fish production after China and Indonesia. Please remember this also. NABARD question when we are talking about India's rank, maybe in milk production, maybe in bovine population, all these data are important. So here India is 3rd in marine fish production after China and Indonesia. So you have to remember who are the first 2 countries. Question here is India's fish production has increased by what percentage from 18 to 19? The answer is 2.1%. Marine fish production has increased to 3.56 million ton in 2019 as compared to 3.49 million ton in 2018. And this report, Annual Marine Fish Landing in India 2019, is released by Central Marine Fisheries Research Institute. Report towards a clean energy economy post COVID-19 opportunities for India's energy and mobility sector is released by. One thing you must have realized in this post-corona situation, there is significant improvement in the climate. At least climate change agendas are met, and here this report is released by Niti Aayog and Rocky Mountain Institute. This report identifies how COVID-19 is beginning to influence the clean energy transition in India, specifically for transport and power sectors. The estimate is that India can save 1.7 gigatons of cumulative carbon dioxide emissions and avoid about 600 million tons of oil equivalent in fuel demand by 2030. Remember the name of the institute? Coming to the next question, Mere Pani Meri Virasat. This scheme is there to encourage farmers to use crop diversification, especially grow other crop other than paddy. We understand paddy consumes a lot of water. Must have seen the photographs or videos of paddy transplant. This scheme is started by which of the state? And I am telling you again, in these kind of questions also you can use some option elimination, because some of the states are not that big in terms of their paddy cultivation.
The correct answer here, however, is Madhya Pradesh, which is getting 500 crore from the central government for this Mera Pani Meri Virasat scheme, and another 1000 crore will be given for rejuvenation of the ponds and water treatment. It is Mera Pani Meri Virasat. Which of the following are correct is included in the capital budget of the government of India? So you have these four statements here, and if you understand what does it mean by capital expense or capital gain, you will be able to solve this slightly difficult maybe, but very useful concept based question. So read one by one. Expenditure on acquisition of Rafale. So when we talk about capital budget or capital expense or capital gain, so we have to see whether there is any change in the asset or liability. So when you are buying, as a country, you are buying Rafale, so you are adding asset to your capital assets. Because Rafale is going to be for another 20-30 years, I don't remember. So this is an asset for the country. This will be written in the capital budget. Loans made to foreign government. What are loans for the lending institution or the lending organization? These are again assets, because foreign governments will repay. Grant given to states and union territories every year. Now understand this very well. What is a grant? Grant is an expense. Money is spent one time. So this is not a capital budget. There is no change in the asset or liability. It is a pure expense item. Financial assistance received from the World Bank, it is treated as an capital item because most of the financial assistance is coming in form of the soft loan which government is repaying. Receipt which create neither any liability or not any reduction in the asset of the government comes under the revenue receipt. I think that will make you understand the difference between capital and revenue. Otherwise you have to go to the respective video there to understand this, or you ask in the live class with us. National education policy has laid emphasis on foundation literacy and numeracy. With regard to the above, identify the statement or statements which are incorrect. Every student should attain foundation literacy and numeracy by grade 5. Is this correct? Setting up a national mission on foundation literacy and numeracy by Education Ministry. Statement third is Union government will prepare an implementation plan for attaining universal foundation literacy and numeracy in all primary schools for all learners grade 3 by 2030. So statement, we have to identify incorrect one. So this statement 1 and 3 are incorrect because here it shall be grade 3. Every student shall attain foundational literacy and numeracy by grade 3, and the scheme for implementation plan is with state government. Education is a concurrent subject between state and central government, but this work with the state government to prepare an implementation plan for attaining universal foundation literacy and numeracy in all primary school for all learners by grade 3 by year 2025. So there are two mistakes in the last statement. This question is very interesting. When will India's term begin as a non-permanent member of United Nations Security Council? So India is going to be non-permanent member for 2 years. We discussed that in previous questions. Which are the other countries? Which are the permanent member? Which are the non-permanent member? We discussed all that. India's term is starting on January 1st, 2021. For 2 years India will be there. So till December 31st, 2022, India is going to be one of the non-permanent member of United Nations Security Council. A country is said to be growing if it has, you have these 5 options. Constant GNP as constant price. I think this you can eliminate first because constant gross national product is not a growth at all. Rising GNP as increasing price. When prices are increasing, the value of the goods and services produced is automatically increasing because we measure them in price terms. Okay, eliminate that. Rising GNP at current prices. Now you have these two options, whether current price or constant price. Prices also increase because of the inflation, and that increases the value of GNP. GNP is rising, but maybe because of the rise in the prices. So we keep prices constant for the calculation purpose when we calculate economic growth. So for example, in India, you have taken the base year. Right now the base year is 2011-12 prices. So we discount today's prices with the inflation to that prices, so that for all the years we have a constant price when we compare
economic growth, say in 2020, 2019, 2018. So all the years we will have the same price taken for the goods or service produced. Means the price is discounted by the inflation. This is all for today. See you in the next one. Therefore, this is the correct answer. You want to learn all these concepts and you are sincere about cracking the exam. Have a view at the course videos. You can go to the demo course for free. You will see the experience of recorded videos, study notes and more than 10,000 practice questions. In live classes, you are meeting expert faculty, which gives a serious atmosphere for your preparation and cracking the exam. For any doubt, you can reach to us at 920-5524028 by WhatsApp, SMS or call. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. Please like and share the video.